नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि इतिहास में मध्यकालीन इतिहास आज पहला भाग चालू होने जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में अरबों के शासन व्यवस्था पे अरबों के शासन व्यवस्था पे विस्तृत रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि अरबों का आक्रमण भारत में क्या कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन शामिल था, भारतीय राजनीति पर इसने क्या प्रभाव डाला, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अरबों के आक्रमण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अरबों का आक्रमण का उल्लेख जो है, आक्रमण का उल्लेख आक्रमण का उल्लेख जो है चचनामा नामक ग्रंथ मिलता है। चचनामा चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। और चचनामा जो है चचनामा को फतहनामा के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दीजिए कि चचनामा को फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। अब चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण का उल्लेख है। उस समय सिंधु का शासक कौन था? दाहिर था। सिंधु का शासक कौन था? दाहिर था सिंधु का शासक। सिंधु शासक दाहिर था। पहला बात कि आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो है सिंधु पर आक्रमण किया। आक्रमण सिंधु का शासक दाहिर था, एक प्रतापी राजा। दाहिर पूरा सिंधु उसके अधीन था और सिंधु पर जब आक्रमण किया तो दाहिर सिंधु जो दाहिर के शासन की राजधानी थी वह हिंद, जिसे उद्भांडपुर कहा जाता था। उद्भांडपुर के नाम से जाना जाता था। इस फैक्ट को ध्यान दीजिए। अरबों के आक्रमण का उल्लेख कहां है? चचनामा में, जिसे क्या कहते हैं? फतहनामा कहते हैं। ठीक है, फतहनामा कहते हैं। और जो है इसका उल्लेख जो मिलता है वह चचनामा मिलता है। और जब आक्रमण किया 712 में, उस समय शासक कौन था? दाहिर ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, विजयी होने वाला था। यह अचानक जो है घोड़े पर लड़ने लगा, हाथी पर से उतर के। सेना सोची दाहिर मारा गया, भाग खड़ी, पराजय हुई, दाहिर गिरफ्तार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। इस आक्रमण के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने
713 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया। मुल्तान पे आक्रमण किया। मुल्तान पे आक्रमण किया और मुल्तान में बड़े पैमाने पर धन संपदा को लूटा। अब बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के पाए। बड़े पैमाने पर क्या पाया? सोने के सिक्के। सिक्के। इस कारण इसका नाम रख दिया स्वर्ण नगर। ध्यान देना, मुल्तान का नाम क्या रखा? स्वर्ण नगर रखा। किसने रखा? मोहम्मद बिन कासिम ने रखा। अपार धन संपदा लेकर के जो है वापस लौटा। फिर जो है बहिंद पर ताहिर के वंशजों का शासन स्थापित हो गया। लेकिन इस आक्रमण का जो प्रभाव था, आक्रमण का जो प्रभाव है, महत्व है, वो ये हुआ, अरबों के आक्रमण का प्रभाव जो है, जो आ रहा है आपका स्लोगन, अरबों के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव जो पहला हो रहा है कि व्यापारिक क्षेत्रों में वृद्धि हुई। व्यापारिक क्षेत्र का महत्व बढ़ा। दूसरा, अरबी का ज्ञान हुआ। अरबी भाषा ज्ञान, अरबी संख्या का ज्ञान हुआ। तीसरे, बागवानी खेती का महत्व बढ़ा। इसमें खजूर की खेती मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट थी। चमड़े के वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा। चमड़े के वस्तुओं का उपयोग बढ़ा। दूसरे, अरबों से राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। अरबों के बारे में एक कहा गया है कि अरबों ने सबसे पहले सिंधु में ही जजिया कर लगाया था। अरबों ने सबसे पहले सिंधु में ही जजिया कर लगाया था। सिंधु में सबसे पहले अरबों अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में ब्राह्मणवाद नगर में जो है जजिया कर लगाया। ये चीज ध्यान दीजिए, नोटेशन में महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो ब्लॉक है आपका क्या कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ लगा? किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, जो है पहली बार जजिया कर लगाया। और अपने अनुयायियों को वहां नियुक्त किया। किसानों से राजस्व वसूला और जो भूमि कर था वो खिराज जो है, खिराज नामक भूमि कर वसूला। जजिया हो गई, जो गैर मुसलमानों के ऊपर लगता था जजिया कर, या इस्लाम स्वीकार कीजिए या जजिया कर दीजिए। रैयतों से, किसानों से जो भूमि कर वसूला गया उसे खिराज कहा जाता था।
उस काल में। ये भारत में 2 कर इस्लामिक पहला भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उनके जाने के बाद हालांकि मोहम्मद अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध राष्ट्रकूटों ने भी किया था, और एक ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का भी उल्लेख मिलता है, जिसने अरबों के आक्रमण को निष्फल किया था, उसका प्रतिरोध किया था। आक्रमण गया था ग्वालियर अभिलेख में, अरबों को हराया नागभट्ट प्रथम ने। महत्वपूर्ण है, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि ग्वालियर अभिलेख में या प्रशस्ति पत्र में प्रतिहार शासक जो है नागभट्ट प्रथम का उल्लेख है। अरबों को पराजित किया। अरबों को पराजित किया। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कई बार सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्वालियर प्रशस्ति पत्र अभिलेख में जो है यह उल्लेख है कि प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को निष्फल किया था। अब इस आक्रमण का प्रभाव ज्यादा राजनीतिक पड़ा नहीं, फिर से बताया उस वंशजों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद लगभग 350 वर्षों तक सिंधु सुरक्षित रहा, एक लंबा समय। उसके बाद जो अन्य आक्रमण हो रहे हैं वो आ रहा है गजनी का आक्रमण, महमूद गजनवी, ठीक ना। महमूद गजनवी का आक्रमण। गजनी का रहने वाला था, गजनी वंश से संबंधित था। इसके शासक जो पहले आ रहे हैं अलपगीन, 933 से 963 ईस्वी तक शासन किया अलपगीन ने। उसके बाद जो है सुबुत्तगीन, जो उसके वारिस आ रहे हैं, गीन 963 से जो आ रहे हैं 63 से 98 तक ये शासन कर रहे हैं। फिर आ रहा है महमूद गजनी, नौ सौ 98 से 1030 ईस्वी तक जो है शासन किया महमूद गजनी ने। ये जान लीजिए, गजनी वंश का था महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत के बारे में सुना था कि अपार धन संपदा है भारत में, और धन संपदा के लूटने के लालच से ही भारत पर आक्रमण किया कि मंदिरों में अथाह धन भारत में है। क्योंकि प्राचीन काल में मंदिर जो है बैंक का काम करती थी। बैंक, लोग अपने धरोहर को दृष्टि सिपता हुआ है, अच्छे निवी कहा जाता था। अपार धन संपदा मंदिरों के पास होती थी, लोग दान देते थे, राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। मंदिर ही केंद्र थे, जो है शिक्षा केंद्र थे, बैंक का काम करते थे, धरोहर रखते थे प्राचीन काल में। इसलिए उस पर आक्रमण किया गया कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ो। महमूद गजनी 1000 ईस्वी से लेकर के आक्रमण का जो समय है इनके, कि 1000 ईस्वी से लेकर के इनके आक्रमण का समय जो है यह देखिए, ये मानचित्र जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो गजनी जो था ये अब एक गजनी अफगानिस्तान में है, यहां से लेकर आया, उसमें सिंधु पे आया, कहां आया,
सिंधु पे। सिंधु पर आक्रमण किया 1000। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया सिंधु पर। सिंधु का शासक जो है उस समय जयपाल था। एक हिंदू शाही वंश का शासक जो था वो जयपाल था। कौन शासक था? जयपाल था। और जयपाल के शासन व्यवस्था के बाद उस समय जो सिंधु का शासक था जो सिंधु का जो शासक था वो हिंदू शाही वंश का, हिंदू शाही वंश शासक था। नाम था जयपाल। जयपाल ने गजनी के आक्रमण का प्रतिशोध किया, लड़ा उससे कि कोई भी हमारी भूमि पर जो है कदम न रखे, नापाक न करे। और इस आक्रमण में वीरतापूर्वक लड़ा और पराजित हो गया। पराजय की ग्लानि उसे सूल की तरह चुभ रही थी जयपाल को। और जयपाल ने एक जो है चिता तैयार किया, चिता तैयार किया। और उसी में कूदकर अपने को अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्नि को समर्पित कर दिया, आत्मदाह कर लिया। और पहला शासक था जिसने स्वयं का चिता तैयार किया और चिता में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि उसे हार की, पराजय की ग्लानि सूल की तरह चुभ रही थी। सूल की तरह उसे चुभ रहा था। और इसका पुत्र आनंदपाल था। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल। आनंदपाल था। उसने भी वीरतापूर्वक युद्ध किया। 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण है, लेकिन पराजित हुआ। पराजय के बाद वह नमक के पहाड़ियों में चला गया और नंदन नामक अपनी एक नई राजधानी बनाई। और उसके बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल हुआ। आनंद का पुत्र कौन है? पुत्र त्रिलोचन पाल है। त्रिलोचन पाल एक संघ बनाया राजा। आक्रमण चलो फिर से किया जाए। और यह आक्रमण जो था 1004 ईस्वी में आक्रमण पराजित हुआ। पराजय के बाद इसके पुत्र जो थे, पराजय के बाद त्रिलोचन पाल के पुत्र सुखपाल थे। सुखपाल, ध्यान देना इस पॉइंट पर। सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया।
पहला राजपूत शासक था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो शाही वंश का, अपने वंश को कलंकित करने वाला शासक जो है इस्लाम में, इतिहास में इसका नाम है। और इसका नाम रखा गया नौसा शाह। इसका नाम रखा गया, शुकपाल का नाम नौसा शाह रखा। उसके बाद गजनी ने 1005 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया। मुल्तान पे आक्रमण किया और मुल्तान को जो है जीता उसने। उसके बाद थानेश्वर पर आक्रमण किया उसने। थानेश्वर पर आक्रमण किया 1012 और 13 ईस्वी में गजनी ने। उसके बाद मथुरा का कल्लोल शासक ने जो है गजनी से युद्ध किया। उसके बाद कश्मीर, एक 1014 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर की जो रानी थी कश्मीर की जो शासिका थी, वो थी महारानी दिद्दा। ध्यान दीजिएगा, महारानी दिद्दा जो है कारकोट वंश से संबंधित थी और इन्होंने गजनी को पराजित किया। गजनवी को पराजित किया। ध्यान दीजिए, महारानी दिद्दा ने गजनवी पर आक्रमण किया। उसके बाद जब आक्रमण हो रहा है, अन्य आक्रमण उसका 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण। कन्नौज पर आक्रमण किया और लूटा, कन्नौज को जीता, अपार धन संपदा लेके वापस लौटा कन्नौज पर। उसके बाद 1019 ईस्वी में चंदेल और कलचुरी प्लस कलचुरी प्लस परमार प्रतिहार का संघ बना और इस संघ का शासक जो है विद्याधर था। 13वीं शताब्दी में सबसे ताकतवर शासक था मध्य भारत का विद्याधर। विद्याधर ने गजनवी को पराजित किया। गजनी वापस चला गया। बाद बरन कुल मिला के गजनी का जो है आखिरी आक्रमण
आक्रमण 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। उसमें गुजरात का शासक था भीम प्रथम, चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश का शासक था उस समय। सेना देख के अनवार छोड़ के भाग खड़ा हुआ। और सोमनाथ मंदिर ये ध्वज दंड जो शिखर होता है, आज भी देखा होगा भगवान राम के मंदिर निर्माण हुआ, लगा हुआ है ध्वज दंड पताका जो शिखर के ऊपर फहराता लगता है, वो दंड है आपके धर्म की कृति। धर्म जो है ध्वज कहा जाता है, उसकी अपनी महिमा है हिंदू धर्म में। उस धर्म ध्वज का लोगों को विश्वास है कि जब तक धर्म ध्वज है ईश्वर हमारी रक्षा करेगी। इसी विश्वास का तोड़ने के लिए गजनी ने अपने लोगों को बुलाया और धर्म ध्वज को उखाड़ के फेंकवा दिया और उसका अपमान किया। लगभग 40,000 ब्राह्मणों की हत्या की। मंदिर का शिवलिंग उसमें हवा में तैर, देखकर कहा वाह, अगर वाकई में खुदा है, अगर ईश्वर शक्ति है, इस्लाम छोड़ दूंगा, मानक करूंगा। अपने साथ इंजीनियर लेकर आया हुआ था, पता लगवाया कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने चमकीले पत्थर जो मंदिर में लगे हुए थे उसको तोड़वाया। उससे आकर्षण से वो हवा में था, गिर गया, तोड़ा उसे। अपार माणिक हीरा सोना अपार रत्नों से बना हुआ था, उसे अपने साथ ले गया और उस शिला को तोड़ के फेंकवा के उसका अपमानित किया, कसाईयों को दिया। तो इस प्रकार 17 बार आक्रमण किया और जो है अपार धन प्रसन्नता के साथ भारत लौटा। 17 बार भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी 1000 से 1026 के बीच 17 बार आक्रमण। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई गजनी में। गजनी विद्वानों का संरक्षक था। इसके दरबार में इसका दरबारी इतिहासकार जो था वो उत्बी था। दरबारी इतिहासकार था उत्बी। उत्बी को विशेष संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद एक अन्य इतिहासकार इसका था, वो था फिरदौसी। शाहनामा लिखा। शाहनामा लिखा इसने, और लेन पुल ने इसे फारसी भाषा का होमर कहा है। इतिहासकार लेन पुल ने फिरदौसी को फारसी भाषा का होमर कहा है। कहा है फारसी भाषा को होमर इतिहासकारों ने। उसके बाद गजनी ने जो उपाधि धारण की थी अमीन उल बिल्लाह की, उपाधि
अमीन उल मिल्लाह की, अमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की जिसे। इसके बाद यामिन उद दौला की उपाधि धारण की, यामिन उल दौला की उपाधि। उपाधि धारण की, दो उपाधियां जो है महमूद गजनी ने धारण किया था। ठीक है। और एक अन्य इतिहासकार जो बैहाकी था उसे पूर्व का पेप्स कहा जाता था। अन्य इतिहासकार वो कौन था? बैहाकी। बैहाकी इसे पूर्व का पेप्स कहा जाता है। ध्यान। अपार धन संपदा लूटने के बाद फिर जो है 100 वर्षों तक शांति छाई रही। उसके बाद फिर तीसरा आक्रमण जब हो रहा है, और ये जो तीसरा आक्रमण हो रहा है वो मुइनुद्दीन अर्थात मोहम्मद बिन साम, मुइनुद्दीन अर्थात मोहम्मद बिन साम, जिसे आप मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। पहला क्या आया? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। दूसरा है गजनवी 1000 ईस्वी से 26 तक। उसके बाद मोहम्मद गोरी 1175 से 1200 जो है 6 ईस्वी तक। ये तीन आक्रमण, 1, 2, 3, ये 3 इस्लाम आक्रमण भारत पर। अब देख ली कितने वर्षों का ये मामला है। चार 494 वर्षों के बीच 3 आक्रमण हुए। कितने? 494 वर्षों के बीच जो है 3 आक्रमण। 3 आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने किया। 712 से 1206 के बीच। उसके बाद तो भारत में सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी ने दास वंश, गोरी कोई पुत्र था नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मोहम्मद गोरी जिसे मुइनुद्दीन भी कहा जाता था, मुइनुद्दीन, और इसका मूल नाम था मोहम्मद बिन साम। गोरी को जो है क्या कहते थे? मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता। और मुइनुद्दीन भी कहा जाता था। गोरी का 2 नाम है। मोहम्मद गोरी अपने दासों के साथ एक सेना लेकर के सबसे पहले जो पहला आक्रमण हो रहा है वो पहला आक्रमण मुल्तान पे हो रहा है। और कब? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में भारत पर जो है मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया। कहां किया? स्वर्णनगर मुल्तान पे। मुल्तान पे 3 आक्रमण हो चुका। पहला आक्रमण अभी आपको बताया 700 जो है 13 में, 1005 में और 1175 ईस्वी में। ये 3 आक्रमण आप नोट कर लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी
और मोहम्मद बिन कासिम 713 में, महमूद गजनवी 1005 में, और जो है मोहम्मद गोरी ने 1175 में इस पर आक्रमण किया, मुल्तान पे आक्रमण। तो मुल्तान को तीन बार इस्लामिक आक्रांताओं का सामना करना पड़ा। 3 बार में कितना धन लूटा हो गया होगा, जब फला फूरा फिर विकसित हुई, फिर लूटा। पहले सूर्य का मंदिर था मुल्तान में, सूर्य की उपासना होती थी बड़े पैमाने पर। धीरे 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 वहां से समाप्त होता होता गया और हिंदू धर्म समाप्त होता गया, वहां इस्लाम का बीजारोपण होता गया। अंत में आज देखिए भारत से अलग होकर के आज अलग गाथा गा रहा है। मुल्तान की जो महिमा थी समाप्त हो गया, केवल बचा खुचा इतिहास में हम नाम बताते हैं, ये है मुल्तान। फिर सहवाग ने जब 13 शतक मारा था तो वहाँ उन्हें मुल्तान की ज़्यादा चर्चा हुई थी। मुल्तान की मिट्टी भी बड़ी, तो सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता था उस समय। ठीक है, ये पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का जो है मुल्तान पे 1175 में हुआ आक्रमण। अब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण देखिए। आक्रमण 1178 ईस्वी में जो हुआ गुजरात के शहर अहिनवाड़ पे, वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय, से मूल राज द्वितीय भी कहते हैं। अब मूल राज द्वितीय ने जो है गोरी को क्या किया? पराजित किया। यह गोरी का भारत में पहला पराजय था। मोहम्मद गोरी पराजित हुआ किससे? मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ। एक बात और ध्यान देना, कि भीम द्वितीय ने 1187 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ये पृथ्वीराज चौहान का पराजय, सोचिए कितना प्रतापी शासक था वो गुजरात का। पृथ्वीराज जैसे चौहान, जिसे राय पिथौरा कहा जाता था, सिसोदिया वंश के महान जो है भारत के जो है कीर्ति स्तंभ, इनको पराजित किया भीम द्वितीय ने। गुजरात के शासक अहिनवाड़ ने 1187 ईस्वी में पराजित किया। उसके बाद जो दो युद्ध हुए इतिहास में प्रसिद्ध है, तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इसके बीच हुआ मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वी राज चौहान की भीषण युद्ध हुआ, तराइन के मैदान में हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। गोरी भागा, भागती हुई सेना को पीठ पर आक्रमण नहीं किया राजपूतों ने। उसके बाद दूसरा आक्रमण, एक साल बाद पुनः तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। वही मोहम्मद गोरी प्लस चौहान के बीच में गोरी विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। जयचंद्र ने गद्दारी की पृथ्वीराज के साथ,
आपसी ईर्ष्या से ही राजपूतों की शक्ति घटी, देश के संगठन घटा और इसी का फायदा हमेशा उठाया। हम मिलकर नहीं लड़ पाए, वीरता में कोई कमी नहीं थी, एकजुटता की कमी थी। लोग अपने राज्य के लड़ रहे थे, वो धर्म युद्ध लड़ रहे थे। पूरी विजयी हुआ इतिहासकारों ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो है तार हुए, 1206 में उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी इतिहासकार था, उनका इतिहासकार पृथ्वीराज चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज रासो लिखा उसने, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई था, लिखा क्या? पृथ्वी राज रासो। ठीक है। और दूसरा इतिहासकार था जगनिक। जगनिक था, उसने लिखा पृथ्वी राज विजय। दो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। ये हमेशा परीक्षा में पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ये भी अक्सर पूछा गया। चंद्रबरदाई ने कहा है कि गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की। तो लिखा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत छू को चौहान। ये चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसे आदिकाल का पहला महान ग्रंथ कहा जाता है, वीररस से भरा हुआ पृथ्वीराज रासो। ठीक है। कल आगे चंदावर के युद्ध में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।